नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि 9 साल के इंतजार के बाद आखिरकार देश के सबसे बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग को लेकर सबसे बड़ी जानकारियां सामने आ गई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि भारतीय लिस्टेड एक्सचेंज ने निवेशकों को कितनी वेल्थ क्रिएट करके दी है। BSE लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो शेयर का जो लिस्टिंग होती हुई दिखी थी वो होती हुई दिखी थी करीब 1069 रुपीस के भाव पर। अब वहां से देखिए स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है। स्टॉक 4000 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमा कर दिया। वहीं दूसरी ओर अगर आप MCX की भी बात करें, इसकी लिस्टिंग की भी बात करें तो आप देखिए कि इसकी लिस्टिंग किस प्राइस पे हुई थी, 1387 रुपीज़ के भाव पर, और वहाँ से शेयर की कीमत 10,000 के पार निकल गई। अब आप सोचिए किस कदर जो है इतना ज़बरदस्त जो है वो पैसा बनता हुआ दिखा है। अब जो प्राइस आपको दिख रहा है बेसिकली वो स्प्लिट के बाद है। यहाँ पर अगर आप MCX का भाव देखेंगे तो वो स्प्लिट के बाद की स्थितियाँ आपको दिखा रहा है। अब हम लोग करते हैं डीप डाइव। यहाँ पर DRHP में 2 बड़े कानूनी विवादों का खुलासा हुआ है जो चौंकाता है। यहाँ पर NSE के IPO के लिए हम लोग अगर बात करें तो इस IPO में कौन से बड़े दिग्गज जो हैं निवेशक वो बने रहेंगे और कौन एग्जिट करेंगे, कौन माल बेचेंगे, ये जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल से लेकर डिविडेंड तक के ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, कब लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, और भी बहुत कुछ आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिए बस। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP SEBI के पास दाखिल कर दिया है। लंबे समय से चर्चा इस IPO को लेकर हो रही थी, लेकिन अब लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहली बात, ये देश का सबसे बड़ा IPO है जिसका साइज जो है वो 30,000 करोड़ का है। ये IPO पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, OFS होगा, कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं डाला जाएगा यहाँ पे, और इसके तहत करीब 14.89 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। 14 करोड़ से ज़्यादा, 14.5 करोड़ से ज़्यादा जो शेयर है वो बेचे जाएंगे, जो कि कंपनी की कुल चुकता पूंजी यानी कि जो पेड अप कैपिटल होता है उसका लगभग 6% हिस्सा है। चूंकि कि ये OFS है इसलिए NSE को इस इशू से कोई भी रकम नहीं मिलेगी। बिक्री से मिलने वाली पूरी रकम मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी। अब यहाँ कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। कितनी हिस्सेदारी है, आगे की पिक्चर क्या दिख रही है, कौन रुकेगा, कौन एग्जिट करेगा, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी हिस्सेदारी है विदेशी निवेशकों की यानी कि FIIs FPIs की। 28% यहाँ पर जो है, बल्कि उससे ज़्यादा ही जो है यहाँ पर ये होल्ड करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, करीब 10.7% होल्डिंग के साथ जो है ये यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, करीब 9.9% की हिस्सेदारी रखते हैं यहाँ पर ये NSE के अंदर आप देखें तो। वहीं दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI कैपिटल दोनों मिलाकर NSE में जो हिस्सेदारी है वो 7.4% हो जाती है। अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो HNIs 9.6% हो जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो NSE में करीब 4.6% होल्डिंग जो है ये ओन करता है। वहीं दिग्गज निवेशक RK दमानी भी 4.6% की होल्डिंग जो है हिस्सेदारी वो रखते हैं। इसके अलावा दूसरे भी बड़े बड़े फंड्स हैं यहाँ पे, और साथ ही मैं आपको बताऊं अगर आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स को जोड़ दें, मिला दें तो ये स्टेक है 19% हो जाता है। एक और ज़रूरी बात आप समझ लीजिए यहाँ पर, और आप इस चीज़ को समझिए कि इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। IPO के जरिए माल बेचकर कौन निकल रहा है ये समझ लीजिए आप यहाँ पे। DRHP के मुताबिक SBI, IDBI बैंक, SBI कैपिटल मार्केट्स, IFCI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे 5 सरकारी संस्थाएं जो है वो मिलकर करीब 2.37 करोड़ शेयर जो है बेचने की योजना बना रही है। और अगर ओवरऑल देखें तो 10 कंपनियां हो जाती है जो एग्जिट करती हुई दिखेंगी। इन संस्थाओं में IDBI बैंक सबसे बड़ा हिस्सेदार है यहाँ पर, जो कि करीब यहाँ पर 74 लाख शेयर बेचेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर आप SBI जिसके पास 64 लाख शेयर हैं, SBI कैपिटल 53 लाख शेयर हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो SBI बेचता हुआ दिखेगा। उसके बाद IFCI की बात करें 34 लाख शेयर जो है वहाँ पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है करीब 11 लाख शेयर बेचने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात क्या है यहाँ पर, देखिए दिलचस्प बात यह है कि कुछ बड़े निवेशक ने इस IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचने से इनकार कर दिया है, जिसमें LIC का बड़ा नाम निकल कर आता है, क्योंकि LIC आप देखिए इन्वेस्ट करता है यहाँ पे। प्रेमजी इन्वेस्टमेंट और दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी जो है वो शेयर में बने रहेंगे, और इससे बाजार में NSE के भविष्य को लेकर खासतौर पर पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े नाम अगर बने रहेंगे तो क्यों बने हैं, वो कुछ सोच के बने होंगे, तो वो एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। NSE का कोई प्रमोटर नहीं होगा। जी हाँ, NSE उन चुनिंदा बड़ी कंपनियों में शामिल है जिनका कोई प्रमोटर नहीं है। कंपनी विभिन्न संस्थागत निवेशकों के स्वामित्व में है और किसी एक शेयरधारक के पास कंट्रोल हिस्सेदारी नहीं है। हमने आपको बताया पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको खुद पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी प्रमोटर नहीं है।
अब ये जानते हैं कि जहां दांव लगाना चाहते हैं वो कंपनी आखिर है कैसी, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो एनएससी के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का प्रमुख एक्सचेंज है। एनएससी को अगर आप देखें वित्त वर्ष 2021 से लेके 2026 तक लगातार कैश मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव्स कारोबार के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज रहा है। इसके अलावा अगर आप वित्त वर्ष 2026 में देखें तो करीब 36.99 अरब से ज्यादा इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज भी रहा। कैश इक्विटी ट्रेड्स की संख्या के आधार पर यह वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। एनएससी सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके पास एनएससी क्लियरिंग, एनएससी इंडिसेस, एनएससी डाटा एनालिसिस, एनएससी डाटा एंड एनालिटिक्स और साथ ही एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे दिग्गज कई बड़े बिजनेस हैं। इसके अलावा कंपनी को राष्ट्रीय कोयला ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है और जुलाई 2025 में बिजली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च किए गए थे यहाँ पे। अब आप समझिए कि एनएससी कितना बड़ा मार्केट कवर करता है, कैप्चर करता है। 31 मार्च 2026 तक एनएससी के प्लेटफॉर्म पर करीब 12.91 करोड़ यूनिक रजिस्टर्ड निवेशक थे। पिछले 6 सालों में निवेशकों की संख्या 26.9% कैगर की दर से बढ़ती दिखी। अब आप सोचिए 26.9% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये नंबर्स जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एनएससी की पहुंच भारत के 99% से अधिक पिन कोड्स तक है। FY26 में इसके प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 20.3 लाख करोड़ की फंड्स जुटाए गए हैं। क्या कहते हैं वित्तीय प्रदर्शन, क्योंकि फाइनेंशियल्स को समझना भी बहुत जरूरी है। वित्त वर्ष 2026 में एनएससी के ऑपरेशनल आय बढ़कर 16,601 करोड़ रही, जो कि FY24 में करीब 14,780 करोड़ थी। कंपनी का शुद्ध मुनाफा अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे FY26 में 10,302 करोड़ रहा, हालांकि FY25 में ये 12,180 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखा था, यानी कि रेवेन्यू में काफ़ी मजबूत बढ़ोतरी है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें करीब 15% की गिरावट साफ तौर पे आपको दिखेगी, जिसका एक कारण यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव से जुड़े सेबी के नियम। कई बार नियम इस तरीके के आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालते हैं और वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, निवेशकों को लगातार शानदार डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने। एनएससी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 को अगर आप देखें दोनों सालों में 35 रुपये प्रति शेयर के भाव से डिविडेंड दिया है। इससे कंपनी की मजबूत कैश फ्लो और प्रॉफिट कमाने की क्षमता का पता चलता है। अब विवाद की बात करते हैं। यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आईपीओ के लिए दाखिल ड्राफ्ट डीआरएसपी में कुछ बड़े कानूनी मामलों के बारे में खुलासा किया है। इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ने को लोकेशन और साथ में डार्क फाइबर मामलों को निपटाने के लिए सेबी को करीब 1,490 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MSEI ने एनएससी के खिलाफ करीब 857 करोड़ के मुआवजे का दावा भी रखा है। हालांकि एनएससी पर वास्तविक वित्तीय बोझ कम पड़ सकता है, क्योंकि वह पहले से ही सेबी के पास 1,107 करोड़ रुपए जमा कर चुका है। अब लीड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं। हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए एनएससी के शेयर बीएससी पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। इस इशू के लिए 20 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, HSBC, SBI कैपिटल, JP मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज और HDFC बैंक जैसे नाम शामिल हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई लिस्टिंग कब होती हुई दिख सकती है, इसकी कब आता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह की खबरें मार्केट में फ्लोट कर रही हैं कि दिवाली के आसपास जो है एनएससी का आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। मार्केट में एक बस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी खबरें चल रही हैं यहाँ पे कि बहुत ही जल्द रिलायंस जियो का भी आईपीओ आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या स्थितियाँ देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।